सोचो तुम्हारी जिंदगी चारों तरफ से टूट रही हो, ना पैसा, ना मोटिवेशन और ना कोई ऐसा भविष्य जिसे तुम देख सको। हर दिन नर्क जैसा लगे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे खराब दिन कोई तुम्हें एक गोली देता है। ऐसी गोली जो तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई स्विच ऑन कर दे। ऐसी गोली जो तुम्हारे दिमाग के उस पावरफुल हिस्से को इस्तेमाल करने दे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कहानी शुरू होती है एडी से, जो कागज पर तो खुद को राइटर समझता है लेकिन असल में कुछ लिख ही नहीं पाता। किताब की डील है, डेडलाइन है, लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन उसके सामने पन्ने खाली ही पड़े रहते हैं। दिन पर दिन समय बर्बाद करता है, खुद को यकीन दिलाता है कि कल से शुरू करूंगा। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी उसे छोड़ देती है। वो कहती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती कि एडी अपनी जिंदगी ठीक करे। उसके जाने के बाद एडी बिल्कुल अकेला रह जाता है, सिर्फ अपनी नाकामी के साथ। वो सड़कों पर यूं ही भटकता रहता है, अपने दिमाग में खोया। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने जानकार जॉनी से होती है, जो उसका एक्स ब्रदर इन लॉ होता है। एडी उसे पहले एक बिखरे हुए इंसान के रूप में याद करता है, लेकिन अब जॉनी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। थोड़ी बातचीत में जॉनी बताता है कि वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहा है। वो इशारा देता है कि उसके पास कुछ खास है, एक गोली जो एडी की किताब लिखने में मदद कर सकती है। एडी इन बातों पर यकीन नहीं करता, मना कर देता है, लेकिन जॉनी मुस्कुराता है, एक गोली उसकी जेब में डाल देता है और अपना पता देकर चला जाता है। बाद में जब एडी अपने बिल्डिंग पर पहुंचता है और जेब में चाबी ढूंढता है, वो गोली उसके हाथ में आ जाती है। इस बार वो रुकता नहीं, तुरंत उसे निगल लेता है और सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, उसकी मकान मालकिन उसे रोककर बकाया किराए के बारे में लड़ने लगती है। आमतौर पर एडी चुप खड़ा रहता, लेकिन इस बार कुछ क्लिक होता है। उसकी नजर उस लॉ की किताब पर पड़ती है जो वो औरत पकड़े हुए होती है, वही किताब जो उसने 12 साल पहले सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ी थी। और अचानक उस किताब का हर एक डिटेल उसके दिमाग में वापस आ जाता है। वो उस किताब को ऐसे समझाने लगता है जैसे उसने खुद लिखी हो। वो औरत हैरान होती है, एडी खुद भी हैरान होता है। और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात एडी फिर अपनी टेबल पर बैठता है। इस बार शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे सालों से अंदर बंद थे और अब दरवाजा खुल गया हो। वो पूरी किताब का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक रात में खत्म कर देता है। अगले दिन जब उसकी मैनेजर उसे पढ़ती है, वो दंग रह जाती है। उसे लगता है कि एडी आखिरकार अपनी असली प्रतिभा दिखा रहा है। लेकिन एडी जानता था कि ये प्रतिभा नहीं थी, ये सब गोली की वजह से था और अब उसे और गोलियां चाहिए। बुक ड्राफ्ट की सफलता के बाद एडी सीधे जॉनी के फ्लैट पर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, जॉनी का अजीब सा शांत बर्ताव दिखता है, जैसे वो पहले से सब जानता हो। जॉनी एडी को नीचे जाकर ड्राई क्लीनर से सूट लेने और वापसी में नाश्ता लाने को कहता है। एडी बिना सवाल किए मान लेता है, लेकिन जब लौट कर आता है, सब कुछ उलट चुका होता है। जॉनी जमीन पर पड़ा होता है, खून हर जगह बिखरा हुआ। वो वहीं रुक जाता है और डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। कांपते हाथों से पुलिस को कॉल करता है, मुश्किल से बताता है कि उसने क्या देखा। पुलिस के आने का इंतजार करते हुए उसकी नजर गोलियों पर जाती है। उसे उनकी जरूरत है। वो फ्लैट में खोजबीन शुरू करता है। कुछ देर के लिए सोफे पर बैठ जाता है, खाली नजरों से देखता है। तभी उसकी नजर माइक्रोवेव पर टिकती है। कोई अजीब सा एहसास होता है। वो उसके पास जाता है और माइक्रोवेव के अंदर एक छुपा पैकेट मिलता है जिसमें ढेर सारी गोलियां और एक रोल कैश होता है। बाद में पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर उसे सच बताता है कि जॉनी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में नहीं था, वो ड्रग डीलिंग करता था। उस ड्रग का नाम था NZT48 और लोग उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एडी बिना कोई रिएक्शन दिखाए कागजों पर साइन करता है और स्टेशन से बाहर निकल जाता है, बस एक ही सोच के साथ कि गोलियों को जितना हो सके इस्तेमाल करना है। उस दिन से एडी रोज NZT लेने लगता है। उसका दिमाग इंसानी हदों से आगे काम करने लगता है। वो तेजी से सीखता है, बेहतरीन तरीके से बात करता है और ऐसे नेटवर्किंग करता है जैसे सालों से यही कर रहा हो। नए दोस्त, नई सोसाइटी, नया कॉन्फिडेंस। लेकिन जल्द ही वो और बड़ा सोचने लगता है। वो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई शुरू करता है, मजाक में नहीं बल्कि गहरे तक। किताबें, पैटर्न, चार्ट सब कुछ ही घंटों में समझ लेता है। सिर्फ $200 को एक दिन में 2000 में बदल देता है। तब उसे लगता है कि उसे असली पैसा चाहिए। वो एक लोकल गैंगस्टर के पास जाता है और उससे $100,000 उधार लेता है। जोखिम भरा, बेवकूफी वाला खतरनाक कदम, लेकिन NZT पर उसका दिमाग 10 कदम आगे होता है और ये काम कर जाता है। वो 100K को 2 मिलियन में बदल देता है जैसे कोई खेल हो। अब फाइनेंस की दुनिया में उसकी चर्चा होने लगती है। रिपोर्टर्स, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट सब जानना चाहते हैं ये नया जीनियस कौन है। उसकी इस तेजी से मिली सफलता के बाद उसे कार्ल वैन लून से मुलाकात मिलती है, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक है। वो आम लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक बातचीत के बाद कार्ल भी एडी से प्रभावित हो जाता है। एडी अब उस दुनिया में कदम रख चुका था जहां सिर्फ सबसे तेज दिमाग वाले टिकते हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि जितना ऊपर जाएगा गिरावट उतनी ही खतरनाक होगी। एक रात एडी थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए बाहर जाता है। NZT के असर में एक साधारण बातचीत भी बिजली जैसी लगती है और उसकी मुलाकात वहां एक लड़की से हो जाती है। वो दोनों करीब आते हैं, बार से निकलते हैं और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। अगली सुबह मुसीबत शुरू होती है। एडी गोलियों के डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाता है और देखता है कि बॉक्स बिल्कुल खाली है। उसकी तरक्की शुरू होने के बाद पहली बार वो फिर से साधारण इंसान जैसा महसूस करता है, सुस्त, भारी, जैसे बीमार हो। वो NZT के बिना पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दिमाग चलने को तैयार नहीं होता। हर सोच धुंधली लगती है। फिर भी खुद को जबरदस्ती बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार करके चला जाता है और वहीं सब गड़बड़ हो जाता है।
कार्ल वैन लून की कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए उसकी नजर पीछे लगे टीवी पर जाती है। खबरों में वही लड़की दिखाई देती है जिसके साथ वो पिछली रात थी। वो मर चुकी है और उसकी हत्या हुई है। एडी के पेट में जैसे जोर का झटका लगता है, घबराहट हावी हो जाती है, पसीना आने लगता है, ध्यान भटक जाता है, जबकि आसपास बड़े बड़े लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे ही मौका मिलता है वो बिल्डिंग से भाग निकलता है। घर पहुंचकर वो फिर से जॉनी की चीजें खंगालता है। तब उसे जॉनी की डायरी मिलती है। अंदर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने एनजीटी लिया था। एडी एक एक करके सबको कॉल करता है। कुछ पहले ही मर चुके होते हैं, कुछ हॉस्पिटल में पड़े होते हैं। साफ हो जाता है कि एनजीटी सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, बल्कि अगर अचानक बंद कर दो तो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। मजबूर होकर एडी मेलिसा के पास जाता है, जो जॉनी की एक्स है। वो अब बूढ़ी, कमजोर और थकी हुई लगती है। वो बताती है कि उसने भी एनजीटी लिया था, बिल्कुल एडी की तरह, लेकिन उसने 2 साल पहले इसे धीरे धीरे छोड़ दिया था और सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि उसने इसे अचानक बंद नहीं किया था। उसकी चेतावनी सीधा दिल पर लगती है, एकदम बंद मत करना, धीरे धीरे छोड़ो, नहीं तो ये ड्रग मार देगा। एडी इस बात को समझ भी नहीं पाता है कि खतरा उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो गैंगस्टर जिसे एडी ने पैसे उधार लिए थे उसे ढूंढ लेता है। वो पैसे वापस चाहता है, चाहे जैसे मिले। एडी समझाने की कोशिश करता है कि चेक दे चुका है, लेकिन गैंगस्टर नहीं मानता और वहीं हॉलवे में उसे पीटना शुरू कर देता है। लड़ाई में अचानक से फर्श पर कुछ चमकती हुई चीज गिरती है, एक एनजीटी गोली। गैंगस्टर उसे उठाकर तुरंत निकल लेता है। एनजीटी के असर होते ही उसका दिमाग तेज चलने लगता है और वो एडी को बैंक ले जाकर पैसे निकलवाता है। पैसा लेता है और चला जाता है। इसके बाद एडी सीधे लिंडी के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है, ड्रग, खतरों, ब्लैकआउट्स के बारे में। लिंडी हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि गोलियां कहाँ रखी हैं। तब एडी मानता है कि कुछ गोलियां उसने लिंडी के अपार्टमेंट में छोड़ दी थी। वो उन्हें लेने निकलती है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग से बाहर आती है उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक आदमी तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो भागती है। वो आदमी पार्क तक उसका पीछा करता है। एक जगह वो घिर जाती है, आगे पीछे कोई रास्ता नहीं। वो एक एनजीटी गोली निकालकर खा लेती है। कुछ सेकंड में सब बदल जाता है। डर फोकस में बदल जाता है, दिमाग बिजली की तरह चलने लगता है। नजरें हर एंगल से भागने के रास्ते दिखाने लगती हैं और वो उसी पावर से उस आदमी को चकमा देकर भाग निकलती है। वो कांपती हुई तेज सांसें लेती हुई वापस आती है, लेकिन जिंदा। वो गोलियां एडी के हवाले करती है और कहती है कि ये गोली इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। एडी कहता है कि वो जल्द ही इसे छोड़ देगा। कुछ दिन बाद वो गैंगस्टर फिर मिल जाता है, लेकिन इस बार उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे गोलियां चाहिए। तब एडी को एहसास होता है कि अब उसे सुरक्षा चाहिए, सिर्फ गैंगस्टर से नहीं, उन सब से जो इस ड्रग के बारे में जान गए हैं। वो 2 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड किराए पर रखता है जो सवाल नहीं पूछते। सुरक्षा सेट हो जाती है तो वो अपने भविष्य पर ध्यान देता है। वो फिर से कार्ल से मिलता है और नया बिजनेस प्रपोजल देता है। कार्ल कुछ पन्ने पढ़कर ही समझ जाता है कि एडी किसी आम इंसान जैसा नहीं है। उसके आइडियाज, उसकी सोच, हर चीज आम दिमाग से कई गुना आगे है। 2 महीने बाद एडी अब उभरता सितारा नहीं है, वो एक ताकत बन चुका है। वो कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट मर्जर डील पूरी कर देता है। एक ऐसी डील जिसे सालों से पूरा करने की कोशिश चल रही थी। एडी उसे ऐसे हल कर देता है जैसे कोई मैथ्स प्रॉब्लम हो। पैसे की बाढ़ आ जाती है और वो और बड़ा सोचने लगता है। वो $2 मिलियन में एक साइंटिस्ट को हायर करता है एक साफ वर्जन तैयार करने के लिए, एनजीटी जैसा, लेकिन बिना नुकसान के। एडी अब आजादी चाहता है, पर दुनिया उसे छोड़ने को तैयार नहीं। एक रात पुलिस वाला उसके दरवाजे पर आता है। वो उसी लड़की की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू करता है जिसके साथ एडी था। ये ऐसी समस्या है जिसे एनजीटी भी नहीं मिटा सकता। एडी न्यूयॉर्क के सबसे बड़े वकीलों में से एक को हायर कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एडी और कार्ल हैंक एटवुड के साथ बड़ी डील को अंतिम करने वाले होते हैं। एक ऐसा आदमी जो बिजनेस दुनिया में सबसे ताकतवर नामों में से है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ दिखती है। उस रात एडी अपने होटल रूम में लौटता है और महसूस करता है कि रूम सुरक्षित नहीं है। वो तुरंत सामान उठाकर बाहर निकल जाता है और $8.1 मिलियन का एक हाई सिक्योरिटी बंकर खरीद लेता है, ऐसी जगह जहां कोई उसे छू भी न सके। कुछ दिनों बाद एडी और कार्ल हैंक का इंतजार करते हैं ताकि डील पर साइन हो सके, लेकिन हैंक नहीं आता। घंटे बीत जाते हैं, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं। कार्ल गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि हैंक आखिरी पल में धोखा दे रहा है। तभी हैंक की पत्नी अंदर आती है। वो बताती है कि हैंक हॉस्पिटल में है, हालत नाजुक है, वो लाइफ सपोर्ट पर है। उसके जाते समय एडी की नजर उसके पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ती है, वही आदमी जिसने पार्क में लिंडी का पीछा किया था। और उसी पल सारी कड़ी जुड़ जाती है। हैंक सिर्फ बीमार नहीं था, हैंक एनजीटी का आदी था। वो भी वही ड्रग ले रहा था। इसके बाद वकील एडी को कॉल करता है। उस लड़की के मर्डर केस की सुनवाई उसी दिन है। वकील किसी और को एडी के नाम पर पेश करने का इंतजाम कर देता है। गवाह गलत आदमी को पहचान लेता है और एडी बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो कार्ल से मिलता है, कहानी फिर पलट जाती है। कार्ल एक छोटा सा पार्सल देता है। एडी खोलता है और दंग रह जाता है। अंदर उसके दोनों बॉडीगार्ड्स के कटे हुए हाथ होते हैं। एडी की सांसें भारी हो जाती हैं। वो बाथरूम भागता है एनजीटी की पाउच निकालने के लिए, लेकिन पाउच गायब है। कोई पूरी सप्लाई ले गया है। उसका दिमाग फिर धीमा होने लगता है। वो किसी तरह बंकर पहुंचता है, मुश्किल से काम कर पाता है। तभी गैंगस्टर सामने आ जाता है, वही आदमी जो गोलियां चाहता था। वो बंकर के बाहर खड़ा होता है। एडी को लगता है अब सब खत्म है। वो स्काईस्क्रेपर की ऊंचाई पर चढ़कर कूदने वाला होता है, लेकिन कूदने से पहले उसे याद आता है कि शायद पुराने बॉटल में एक आखिरी गोली बची हो, एक छोटा सा मौका। वो बेचैनी से ढूंढता है। बॉटल मिल जाती है
अंदर एक गोली होती है, लेकिन उसे खाने से पहले गैंगस्टर हमला कर देता है। भयानक लड़ाई होती है। एडी चाकू पकड़कर गैंगस्टर को घायल कर देता है और हताशा की चरम सीमा में वो हैरान कर देने वाला काम करता है। वो गैंगस्टर का खून पी लेता है क्योंकि एनजीटी उसकी बॉडी में मौजूद होता है। पल भर में दिमाग वापस तेज हो जाता है। वो बाकी दोनों गैंगस्टर्स को भी खत्म कर देता है और बच जाता है। 12 महीनों बाद सब कुछ बदल चुका है। एडी अब सिर्फ सफल नहीं है, वो हर जगह चर्चा में है। उसकी किताब हिट हो चुकी है, उसकी इमेज बेदाग है और अब वो सबसे बड़े मंच पर कदम रख चुका है। वो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हो चुका है। उसका असिस्टेंट बताता है कि उसे अपने सबसे बड़े डोनर से मिलना है। एडी ऑफिस में प्रवेश करता है और सामने काल को देखता है। काल मुस्कुराकर बताता है कि उन्होंने उसका लैब बंद करवा दिया, वैज्ञानिक उठवा लिए, सप्लाई खत्म कर दी। वो उसे फिर से ड्रग का मोहताज बनाना चाहता है, लेकिन एडी शांत रहता है। वो काल के आंखों में देखकर सच बताता है, वो महीनों पहले एनजीटी छोड़ चुका है। उसने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दिमाग की मैपिंग करवाई थी ताकि ड्रग के असर का एक हिस्सा स्थायी रूप से दिमाग में बना रहे। अब उसे गोलियों की जरूरत नहीं, अब वो खुद ही तेज दिमाग वाला इंसान बन चुका है। काल को समझ आ जाता है कि वो ब्लफ नहीं कर रहा, अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। काल चला जाता है। एडी बाहर निकलता है। धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी मुस्कान साफ है, उसका भविष्य खुला है, दिमाग साफ है और उसकी महत्वाकांक्षा जिंदा है। यही कहानी खत्म होती है।